स्वागत है आप सभी का ITI एक्सक्लूसिव स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपको CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यह जितना जो क्वेश्चन होगा आपका नीमी पर से होगा। आप लोग नीमी का जो है आप लोग याद कर लेते हो बट क्या होता है कि आपका जो है माइंड में नहीं बैठ पाता है और आप लोग क्या करोगे तो CBT एग्ज़ाम में जाओगे तो नर्वस आ जाओगे। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आप लोग समझ के यहाँ पे पढ़िए। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक, पूरा इसमें क्वेश्चन को जो है हम लोग समझेंगे तुर के। आप लोग समझिए इसको और यहाँ पे याद भी कीजिए और समझिए इसको, जो CBT एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस करके आओ। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 164 नंबर आपका क्वेश्चन है। इसके पहले भी हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, जो 9 क्लास जो है यहाँ पे चलाया गया था और यहाँ पे 9 क्लास चलाया गया था। ये है आपका 10वां क्लास। इसके पहले वाले क्लास नहीं देखे हैं तो चैनल को प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलिए बिना देरी किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 164 नंबर क्वेश्चन है, सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है? धारा शक्ति गिर जाती है क्या? धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाती है। सेल को लोड करने का क्या प्रभाव मेरा पड़ेगा जब धारा शक्ति इसका गिर जाएगा और शून्य हो जाएगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? बकलिंग होगा या ध्रुवीकरण के प्रभाव पड़ेगा या स्थानीय क्रिया प्रभाव पड़ेगा या अम्ल लगम प्रभाव पड़ेगा? देखिए हम आपको बता दें, ये जो है आपका जो धारा शक्ति जो है यहाँ पे गिर जाती है और शून्य हो जाती है तो ये आपका ध्रुवीकरण प्रभाव पड़ जाएगा। क्या? ध्रुवीकरण के कारण जो होता है ये जो है ये धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाती है। ठीक है, तो क्या पूछ रखा है क्वेश्चन वही था, धारा यहाँ सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ेगा? जो धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाती है तो वो प्रभाव पड़ेगा ध्रुवीकरण के कारण। ठीक है, सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, हमको कोई ज़रूरत नहीं है आपको बताने का, क्योंकि हर वीडियो में हम वीडियो में बताए हुए हैं। यदि आप मेरा वीडियो देखे होइएगा पहले वाला वीडियो तो सेल का सिंबल, सेल क्या होता है, सेल का सिंबल कैसे होता है, ये सब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर में भी बताए हुए हैं और यहाँ पर आपके लिए भी हम अधिकतर हम क्लास में हम बताए हुए हैं। अब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा यदि मेरा क्लास आप लोग देखे होइएगा तो। ठीक है, ये सेल है और बैटरी का सिंबल आपको पता होगा। बहुत सारे यहाँ पे सेल को जोड़ करके हम एक बैटरी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे बार बार हम सेल और बैटरी हम ही नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आगे का भी हमको सिलेबस देखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए 165 नंबर आपका क्वेश्चन है, यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है? देखिए यूपीएस के बारे में हम कल ही के वीडियो में ही आपको समझाए थे अच्छे तरीके से। यूपीएस का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, यूपीएस क्या होता है, तो ये सब हम आपको बताए थे। तो देखिए यहाँ पे फिर से एक बार जो है आप लोग और अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लीजिए क्या पूछ रखा है। यूपीएस में कम बैकअप, क्या कम बैकअप होने का कारण क्या है? आपको बैकअप जानते होइएगा, जो लिमिट क्षमता होता है उसी को यूपीएस। देखिए यूपीएस क्या होता है, पहले आप यूपीएस का फुल फॉर्म जानिएगा तो होता है अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। यूपीएस का जो फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई होता है। और यूपीएस जो होता है एक और हम बता दें, ये कंप्यूटर में ये उपयोग किया जाता है, जो कंप्यूटर का जो बैकअप क्षमता होता है वो बढ़ाए रखने के लिए। बाय द वे आपका कंप्यूटर है, आप चला रहे हो और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, एक कंप्यूटर है और एक इम्पोर्टेंट इसमें काम कर रहे हो और ये जो है ये जब बिजली चली जाती है तो इसको ऑफ हो जाना चाहिए बट ये नहीं होता है। यही यूपीएस के कारण ये जो है 15 से 20 मिनट के लिए, क्या 15 से 20 मिनट के लिए आपका जो है ये बैकअप क्षमता दे देती है कि आप भाई साहब जो भी आप काम कर रहे हो वो आप ख़त्म कर लो, उसके बाद आपकी मर्ज़ी से हम बंद हो जाएंगे, आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये 15 से 20 मिनट का आपको समय दे देगा कि आप जल्द से जल्द इसको पूरा कर लीजिए। ठीक है, तो यही होता है। तो यहाँ पे ये बैकअप पूछ रखा है कि यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है। जो यहाँ पर कम बैकअप होता है 15 से यहाँ पे 20 है, तो बाय द वे यहाँ पे 12 मिनट ही यहाँ पे ये ओपन है कंप्यूटर,
तो ये कम बैकअप होने का क्या कारण हो सकता है? इसमें इन्वर्टर सर्किट में दोष हो सकता है, या बैटरी लघुपथित हो सकता है, या मेन जो होता है मेंस अर्थिंग उचित नहीं है आपका, या बैटरी की एज अवतार क्षमता जो है पर्याप्त नहीं है। तो देखिए हम आपको बता दें जो यूपीएस में कम बैकअप होने का जो कारण है आपका वो यही है कि आप बैटरी की एम्पियर आवर जो एज क्षमता है वो पर्याप्त नहीं होता है। क्या पर्याप्त आपका नहीं है? आप बैटरी की एज क्षमता बढ़ा दोगे तो आपका जो है यूपीएस का जो बैकअप क्षमता है वो बढ़ जाएगा, बैकअप क्षमता बढ़ जाएगा। यहाँ पे कम हो जाने का कारण यही है कि आपका एज क्षमता यहाँ पे पर्याप्त नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ यह भी समझ में आया होगा। चलिए अगला देख लीजिए, 166 नंबर क्वेश्चन है, यदि यूपीएस जो है आपका यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो दोष का कारण क्या है? यूपीएस में यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज जो आपका होता है, यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से आपका अधिक है तो दोष का कारण क्या है? कौन सा दोष है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और आप इसको समझिए। बैटरी लघु परिपथ है, या यहाँ पे दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट है, या इनपुट वोल्टेज बहुत अधिक हो जाता है, या रिले पॉइंट एक साथ जुड़ जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा जो आपका यूपीएस का दोष है? क्या यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक होने का जो कारण है वो क्या है? बताइए यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा होगा? तो देखिए ये दोषपूर्ण जो है ये फीडबैक सर्किट के कारण होता है। क्या? दोषपूर्ण जो है वो फीडबैक सर्किट के कारण यहाँ पे हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है और इसको आप समझिए क्या पूछ रखा है, समझिए। यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है? क्या पूछ रखा है? यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है यूपीएस को जब पूरा लोड यहाँ पे दिया गया है तब भी यह ट्रिप कर जा रहा है, तो ट्रिप करने का क्या कारण हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे ट्रिप करने का जो कारण है वो आपका यही है कि गलत ओवरलोड सेटिंग के कारण। क्या गलत? यहाँ पे गलत ओवरलोड के सेटिंग के कारण ये जो है यूपीएस में लोड के साथ ट्रिप करने का यही कारण हो जाता है। ठीक है, कारण होने का यही कारण है। चलिए, बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? जो आपका बिजली उत्पादन के लिए जो भारत में कौन सा, यहाँ पे बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन जो है आपका ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? देखिए आपका ईंधन जो है आप लोग 10th में ही अच्छे तरीके से पढ़ाई किए होंगे यहाँ पे, तो ये वही पूछ रखा है बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन जो है आपका प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वो भी बिजली उत्पादन के लिए। तो बताइए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कोयला है, या डीजल है, या गैस का तेल है, या पेट्रोल है। बताइए राइट आंसर आपको पता होगा। जो बिजली उत्पादन में हमारा उपयोग होता है ईंधन के प्रचुर मात्रा में, बताइए भारत में वो भी होता है। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए ये है कोयला। कोयला से बिजली का उत्पादन होता है, कोयला एक ईंधन है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ये डीजल से हमारा ये सब से नहीं होता है, यह कोयला का है। कोयला में हमारा जो है भारत में उपयोग होता है, गैस तेल पेट्रोल ये सब से नहीं बिजली उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? यहाँ पे पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? पवन शक्ति उत्पादन, ज्वारीय शक्ति उत्पादन, सौर शक्ति उत्पादन, या ऊष्मीय शक्ति उत्पादन। बताइए यहाँ पे पारंपरिक बिजली उत्पादन आपका कौन सा है? पारंपरिक बिजली उत्पादन जो है हमारा ऊष्मीय शक्ति है। क्या? ऊष्मीय शक्ति उत्पादन हम बोलते हैं। पारंपरिक बिजली उत्पादन को हम ऊष्मीय शक्ति उत्पादन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका सामने है। देखिए सौर सेल में, क्या सौर सेल में किस सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? जो सौर सेल आपका होता है, सौर सेल में हम किस सामग्री का उपयोग करते हैं? सिलिकॉन का, तांबा का, एंटीमनी का, या फास्फोरस का? तो देखिए सिलिकॉन, यहाँ पे हम आपको बता दें सौर सेल में सामग्री का जो हम उपयोग करते हैं वो होता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन का जो है हम उपयोग करते हैं सौर सेल में, सामग्री के रूप में हम उपयोग करते हैं। ठीक है,
सिलिकॉन का। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे, आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है परमाणु ऊर्जा स्टेशन में, क्या स्टेशन में, जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्रियों का क्या नाम है। परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का क्या नाम है। सिलिकॉन है या थोरियम है या एंटीमनी है या कैडमियम है, बताइए। तो देखिए ये जो है आपका परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का जो उपयोग सामग्री का क्या नाम होता है, तो वह जो आपका नाम है उसके हम बोलते हैं थोरियम। क्या बोलते हैं, थोरियम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्या पूछ रखा है इसको आप समझिए। यहाँ पे देखिए फोटोवोल्टिक क्या है, फोटोवोल्टिक है। फोटोवोल्टिक सेल में सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। सिलिकॉन, ऑस्ट्रेनियम, एंटीमनी, जर्मेनियम। कौन सा सामग्री से हमारा फोटोवोल्टिक सेल बनता है, बताइए तो। क्या सिलिकॉन से बनता है या ऑस्ट्रेनियम से या एंटीमनी से या जर्मेनियम से, बताइए बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए ये सिलिकॉन से बनता है। सिलिकॉन जो है वो फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, सिलिकॉन याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है और इसको आप समझिए। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। हवा, पानी, भाप, डीजल, बताइए। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, तो देखिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो होता है वो हवा होता है। कौन सा होता है, हवा होता है। माइंड में बैठाइए, ये हवा होता है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हम हवा को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछ रखा है। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत आपका नीमी से, जितना जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं नीमी से है, नीमी से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। यदि आप सेकेंड ईयर का छात्र हैं और इलेक्ट्रीशियन का छात्र हैं तो भाई साहब इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका इलेक्ट्रीशियन का अच्छे लेवल का क्वेश्चन रखा हुआ है, आप जा कर के देख लीजिए, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट यहाँ पे देखे हैं और आप लोगों का भी रिस्पांस देखने को मिला है। इंजीनियरिंग ईडी में यहाँ पे आपको सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए यहाँ पे हम रखे हुए हैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप पढ़िएगा तो। ठीक है, चलिए अब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यार, क्योंकि अगला जो है वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। देखिए यहाँ पे ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, तो बताइए। सूर्य है, गर्मी है या कोयला है या बायोगैस है, बताइए। 4 ऑप्शन है, सूर्य है, गर्मी है या कोयला है या बायोगैस है, बताइए। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत जो यहाँ पे भगवान के द्वारा यहाँ पे जो दिया गया है प्राकृतिक के द्वारा, वो ऊर्जा का कौन सा स्रोत है यहाँ पे प्राकृतिक के द्वारा जो होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए वो तो आपका होगा सूर्य ही ना होगा, सूर्य है ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्या पूछ रखा है, देखिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध क्या है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक में एक्स को नाम दे। ये जो आपके सामने एक्स का चिन्ह यहाँ पे दिया गया है एरो, इसको आपको पहचानना है कि ये क्या है। ये तो आपको सामने चित्र जो दिया गया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का है, और आपका जो योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक में जो है ये है आपका एक्स का इंगित है, और इसको नाम बताना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेनस्टॉक या सर्जटेक या वाल्व हाउस या बिजली घर, बताइए। तो देखिए एक से जो इंगित है, ये एक से इंगित है और इसको हम बोलते हैं सर्जटेक बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा इसको, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये सीबीटी एग्जाम में अधिकतर पूछता है। ठीक है, तो इसको हम सर्जटेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्जटेक। देखिए आपका जो हम एक बात बता दें, जो सीबीटी एग्ज़ाम में जो होगा आपका इलेक्ट्रिकल का, ये आप ध्यान में रखिएगा, जो जितना जो इमेज वाला आपका आएगा ना, जो चित्र वाला, और एक से इंगित आपको अधिकतर पूछेगा, वो आप माइंड में बैठाते चलिएगा, क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम में अधिकतर यहाँ पे पूछ लेता है। ठीक है,
चलिए दोस्तों, फाइनली हम वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है ITI SKG स्टडी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई अपडेट आए ITI से रिलेटेड, कोई एग्ज़ाम से इंफॉर्मेशन हो या DGT से कोई भी अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले मिलता रहे।